हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो सभी बच्चों का यूनिक साइंस एकेडमी जयपुर में स्वागत है। बच्चों, आज से मैं आप लोगों के लिए जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा कोटा यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी या जितनी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उन सभी की बच्चों में आप लोगों के लिए क्लासेज स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों की बच्चों में यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने जा रहा हूं। लेकिन यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। बच्चों, मेरा नाम राम चतुर्वेदी है और मैं आप लोगों के लिए यहां पर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री सब्जेक्ट को बच्चों इतनी शानदार तरीका से पढ़ाऊंगा कि मेरी एक एक क्लास को आप लोग नोटिस करके देखना। अब तक जितनी भी आप लोगों को केमिस्ट्री सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती थी, अब बच्चों आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि राम सर आपके साथ में। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि यहां पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की मैं यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए यह बता देता हूं कि यूनिट नंबर फर्स्ट में हम लोगों के कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। तो देखो, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, हमारी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है बच्चों, उसमें 4 टॉपिक दे रखे हैं। एक तो हम लोगों के सिलेबस में आयनिक बंध मतलब आयनिक बॉन्ड दे रखा है। एक हम लोगों के सिलेबस में सह संयोजक बंध मतलब कोवेलेंट बॉन्ड दे रखा है। एक बच्चों हम लोगों के सिलेबस में धात्विक बंध मतलब मेटेलिक बॉन्ड दे रखा है। और एक बच्चों हम लोगों के सिलेबस में हाइड्रोजन बंध मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड दे रखा है। इन चारों को मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। उसके बाद बच्चों फिर मैं आप लोगों के लिए आयनिक बंध को स्टार्ट करूंगा। तो देखो, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए यहां पर लिख देता हूं। बच्चों, जो मैं यूनिट को स्टार्ट करने जा रहा हूं, एक बार फिर से लिख देता हूं, देखते रहना आप लोग। यहां पर बच्चों मैं आप लोगों की यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब देखो, यूनिट नंबर ये फर्स्ट है आप लोगों की। इसके अंदर बच्चों कौन कौन से टॉपिक है अभी मैंने आप लोगों के लिए बताया है। एक तो बच्चों आप लोगों के सिलेबस में ये आयनिक बंध दे रखा है। आयनिक बंध या आयनिक ठोस, आयनिक बंध, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। एक बच्चों आप लोगों के सिलेबस में सह संयोजक बंध दे रखा है मतलब कोवेलेंट बॉन्ड दे रखा है। सह संयोजक बंध मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। और एक भैया आप लोगों के सिलेबस में धात्विक बंध दे रखा है। आप लोगों के सिलेबस में धात्विक बंध दे रखा है मतलब मेटेलिक बॉन्ड दे रखा है। एक बच्चों आप लोगों के सिलेबस में हाइड्रोजन बंध दे रखा है। हाइड्रोजन बंद आप लोगों के सिलेबस में दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो, जितने भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले बच्चों सुन लो। बच्चों मैं दोनों ही लैंग्वेज आप लोगों के लिए यूज करूंगा। मैं हिंदी मीडियम की लैंग्वेज भी यूज करूंगा और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश की भी लैंग्वेज यूज करूंगा। आप लोगों को जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, यहाँ पर मैं सबकी इंग्लिश बोलूंगा। देखो बच्चों, यूनिट नंबर फर्स्ट में जो हम लोगों को टॉपिक दे रखे हैं, एक हम लोगों के लिए आयनिक बंध दे रखा है, इंग्लिश में इसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। एक सहसंयोजक बंध दे रखा है मतलब इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एक धात्विक बंध दे रखा है, इंग्लिश में इसको हम मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। और एक बच्चों हाइड्रोजन बंध दे रखा है, इंग्लिश में इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये चारों टॉपिक बच्चों आप लोगों की यूनिट नंबर फर्स्ट में दे रखा है। अब यहां पर मैं जो सबसे पहले डिस्कशन करूंगा बच्चों, वो मैं करूंगा आयनिक बंध के बारे में, आयनिक बॉन्ड के बारे में, या आप लोग इनको आयनिक ठोस बोल दो, आयनिक सॉलिड बोल दो, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ठोस अवस्था में मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। बात समझ में आ गई ना बच्चों। चलो ठीक है, फिर मैं शुरुआत करता हूं। और सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा सभी बच्चे एक ही बात बोलेंगे, सर आज की क्लास आपकी बहुत शानदार क्लास थी, हमारे सर सब कुछ समझ में आया। तो देखो, आयनिक बंध सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं बच्चों आप लोगों के लिए। यहां पर मैं आप लोगों के लिए आयनिक बंध है, इस आयनिक बंध को बच्चों मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। देखो, यहां पर मैं लिख देता हूं यूनिट फर्स्ट। और बच्चों इस यूनिट फर्स्ट में जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं, वो मैं डिस्कशन करने वाला हूं आयनिक बंध के बारे में। किसके बारे में? आयनिक बंध, आयनिक बंध, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब बच्चों देखो, ध्यान से समझ कर चलना आप लोग। यहां पर मैं आयनिक बंध की जितनी भी बेसिक केमिस्ट्री है
वो पूरी बेसिक केमिस्ट्री में आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा और इतनी बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेन करूंगा कि दोबारा आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं, नाम पे जाइए आयनिक बंध। क्या आखिरकार ये आयनिक बॉन्ड होता क्या है, बनता कैसे है? तो बच्चों इसके नाम पर जाइए, नाम में लिख रहा है आयनिक बंध। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई आयनिक बंध क्या होता है। आयनिक बंध बच्चों उसको बोलते हैं, अगर मैं कॉमन शब्दों में बोलूं मेरे में, तो आयनिक बंध उसको बोलते हैं दो आयनों के मध्य में जो आकर्षण बल होता है, अर्थात जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसको ही बच्चों हम लोग आयनिक बंध बोलते हैं। जिसमें एक धनायन और एक ऋणायन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। आयनिक बंध से जिन यौगिकों का निर्माण होता है, जिन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों, उनको हम आयनिक यौगिक कहते हैं, जो कि ज्यादातर क्रिस्टल अवस्था में अर्थात ठोस अवस्था के अंदर प्रकृति में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसके जो बेस्ट एग्जांपल है, जैसे NaCl। आप लोगों को पता है NaCl की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है और आयनिक कंपाउंड होता है। NaCl के अलावा बच्चों MgCl2 हो गया, MgF2 हो गया, CaCl2 हो गया, ये सारे के सारे बच्चों आप लोगों को कौन है, आयनिक कंपाउंड। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना भैया? देखो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक सेकंड, एक सेकंड। देखो बच्चों, यहां पर आयनिक बंध के बारे में आप लोगों को समझ में आ गई ना, कि आयनिक बंध दो आयनों के मध्य का एक आकर्षण बल होता है। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि आयनिक बंध का निर्माण किस तरीका से होता है, वो चीज आप लोगों को समझनी है। एग्जाम्पल लिख देता हूं बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए आयनिक बंध के एग्जाम्पल लिख लेता हूं। जैसे कि आप लोगों का कौन हो गया, एक जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो किसका है, NaCl का। और बच्चों आप लोगों का एक कौन हो गया, MgCl2 हो गया, MgF2 हो गया, इसके अलावा आप लोगों का CaF2 हो गया। इतने सारे आप लोगों के क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। और भी बहुत सारे आप लोगों के आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब देखो समझने वाली बात यह है, अब तक आप लोगों ने एक चीज का रट्टा मार रखा होगा, आप लोगों ने इस तरीका से रट्टा मार रखा होगा कि भैया जो प्लस और माइनस होते हैं, मतलब किसी भी स्पीशीज पर यदि प्लस और माइनस आ रहे हैं तो वो आयनिक कंपाउंड होता है। अब सबसे बड़ी सवाल ये है कि भाई आप लोगों का मेरे से ये सवाल है, सर ठीक है आपने इन आयनिक कंपाउंड्स को हम लोगों के सामने लिख दिया, लेकिन सर इनकी हम पहचान कैसे करेंगे? अरे भाई दुनिया में तो सहसंयोजक यौगिक भी होते हैं, आयनिक यौगिक भी होते हैं, तो धात्विक यौगिक भी होते हैं, तो सर हम इनकी पहचान कैसे करेंगे कि एक यानिक यौगिक है? बेटा एक बात आप हमेशा याद रखना, प्लस और माइनस के बेस पर कभी भी आप लोग पता मत करना। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं आयनिक कंपाउंड्स का, ध्यान से समझना, मैं बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बताने वाला हूं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक तो बच्चों मैंने आप लोगों के सामने NaCl ले लिया, ठीक है ना, और एक बच्चों मैंने आप लोगों के सामने HCl ले लिया। अब देखो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई ये कौन सा कंपाउंड है और ये कौन सा कंपाउंड है, तो आप लोग बोलोगे सर ये भी आयनिक कंपाउंड है और ये भी आयनिक कंपाउंड है। फिर मैं आप लोगों से पूछूं भाई इसको आप आयनिक कंपाउंड बोल रहे हो किस बेस पे बोल रहे हो, और इसको आप आयनिक कंपाउंड बोल रहे हो किस बेस पे बोल रहे हो, तो आप लोग जवाब दे दोगे सर इस पर प्लस आ रहा है, इस पर माइनस आ रहा है, इस पर प्लस आ रहा है और इस पर माइनस आ रहा है। सर हमने प्लस और माइनस के बेस पर पता कर लिया कि ये आयनिक कंपाउंड है। नहीं बेटा, आप अगर प्लस और माइनस के बेस पर आयनिक कंपाउंड्स का पता कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप लोगों को जो आयनिक यौगिकों का सहसंयोजक यौगिकों को पता करना है, उसके लिए अभी मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। और वो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, एक बात बच्चों आप हमेशा याद रखना, क्या जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके निर्माण में एक धातु होती है और एक अधातु होती है। धातु और अधातु मतलब मेटल और नॉन मेटल मिलकर आयनिक कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। जैसे कि देखो बच्चों ये NaCl आयनिक यौगिक है, यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, अगर उस कंपाउंड्स में एक धातु हुई और अधातु, धातु और अधातु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आयनिक यौगिकों का। किनका निर्माण करते हैं, आयनिक यौगिकों का, आयनिक कंपाउंड्स का। आयनिक यौगिक मतलब आयनिक कंपाउंड्स का। देखो धातु मतलब मेटल और नॉन मेटल मिलकर के आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन बच्चों यदि दो अधातु हुई, दो अधातु एलिमेंट्स मतलब नॉन मेटल एलिमेंट्स हुई, दो अधातु मतलब नॉन मेटल एलिमेंट्स हुई, तो वो बच्चों निर्माण करेगा सहसंयोजक यौगिकों का।
याद रखना भैया, किसका निर्माण करेगा? सहसंयोजक यौगिकों का। सहसंयोजक यौगिकों का मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स का। लेकिन बच्चों यदि उस कंपाउंड्स में दो धातु प्रेजेंट हुई, मतलब अगर कोई भी कंपाउंड हुआ और वो धातु के कॉम्बिनेशन से बन रही है, वो मेटल के कॉम्बिनेशन से बन रही है, तो बच्चों याद रखना वो धात्विक यौगिक होते हैं। धातु, देखो यहां पर लिख देता हूं धातु प्लस धातु। ये बच्चों जिसका निर्माण करेंगे वो बनेगा आप लोगों का धात्विक यौगिक। मेटेलिक कंपाउंड, धात्विक यौगिक मतलब मेटेलिक कंपाउंड। अब भैया पूरा ध्यान मेरी तरफ लगा देना, क्योंकि अब मैं आप लोगों के लिए बहुत शानदार बात बताने वाला हूं। और वो बात ये है बच्चों, अभी मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया और मैंने दो एग्जाम्पल दिए। एक मैंने एस NaCl दिया और एक मैंने HCl दिया, और मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई आप लोग बताइए कौन सा कंपाउंड है। आप लोगों ने जवाब दिया सर ये आयनिक कंपाउंड है। मैंने पूछा भाई आयनिक कंपाउंड क्या है? आपने बोला सर मैंने प्लस माइनस में तोड़ दिया। फिर मैंने पूछा भैया ये कौन सा कंपाउंड है? आप लोगों ने बोला सर ये भी आयनिक कंपाउंड है। मैंने बोला भाई कैसा आयनिक कंपाउंड है? आपने बोला सर इसमें भी प्लस माइनस है। बेटा ये बिल्कुल तरीका से आप लोगों का रॉन्ग है। वो रॉन्ग क्यों है? वो कॉन्सेप्ट मैंने नीचे लिख रखा है। ये आयनिक कंपाउंड्स है, लेकिन बच्चों ये आयनिक कंपाउंड्स नहीं, ये सहसंयोजक यौगिक है, कोवेलेंट कंपाउंड है। उसका रीजन यहां पर देखोगे, क्योंकि आयनिक यौगिकों का अर्थात आयनिक कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर बच्चों एक कौन होती है? आप लोगों की धातु होती है और एक कौन होती है? आप लोगों की अधातु। मतलब धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से आयनिक कंपाउंड्स का निर्माण होता है। लेकिन बच्चों यदि दुनिया में कोई भी कंपाउंड्स हुआ और यदि उसमें नॉन मेटल ही नॉन मेटल है, मतलब अधातु अधातु है, तो समझ जाना वो कभी भी आयनिक कंपाउंड से नहीं होगा। वो होगा बच्चों आप लोगों का सहसंयोजक यौगिक, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड। अब देखो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि HCl के अंदर ये जो आप लोगों का हाइड्रोजन होता है ये अधातु तत्व होता है, मतलब नॉन मेटल एलिमेंट्स होता है। और ये क्लोरीन भी बच्चों क्या होता है? अधातु होता है, नॉन नॉन मेटल एलिमेंट्स होता है। तो ये HCl के अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, वो किसका हो रहा है? अधातु अधातु का, नॉन मेटल कंपाउंड्स का, नॉन मेटल एलिमेंट्स का मिल करके इस HCl को बना रहे हैं। इसलिए बच्चों याद रखना ये आयनिक कंपाउंड्स नहीं होता बच्चों, ये सहसंयोजक यौगिक होता है। क्योंकि बच्चों इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये हाइड्रोजन कौन है? आप लोगों की अधातु, और क्लोरीन भी कौन है? आप लोगों की अधातु। और अधातु अधातु मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों? सहसंयोजक यौगिक का, अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये सबसे बड़ा बेसिक है आप लोगों का, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चों को यही पता नहीं कि कौन सा तो आयनिक कंपाउंड है, कौन सा सहसंयोजक कंपाउंड है। बच्चों यदि आप लोगों को पहचान करनी है, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को याद रखना है भैया, ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को याद रखना है। क्या कॉन्सेप्ट है? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि बच्चों किसी भी कंपाउंड, जो कोई भी कंपाउंड है, यदि वो धातु अधातु से मिलकर बना है तो वो आप लोगों को आयनिक कंपाउंड होगा। लेकिन यदि वो अधातु अधातु से मिलकर बना है तो वो आप लोगों का सहसंयोजक यौगिक होगा। और यदि बच्चों वो धातु धातु से मिलकर बना है तो वो आप लोगों का कौन होगा? धात्विक यौगिक होगा। इसलिए कभी भी प्लस और माइनस के बेस पर पता मत करना क्या आप लोगों का ये सहसंयोजक यौगिक है या आप लोगों का आयनिक यौगिक है। क्योंकि प्लस माइनस के बेस पे देखोगे तो इसका तो पता चल रहा है भाई ये तो आयनिक यौगिक है, लेकिन प्लस माइनस इसमें आ रहा है, लेकिन ये आयनिक यौगिक नहीं है, ये सहसंयोजक यौगिक है, कोवेलेंट कंपाउंड है। बात समझ में आ गई ना? इसलिए कभी भी कोई आप लोगों से पूछे या आपको अटकाना चाहे तो आप अटकना मत कि आप लोगों के लिए ये दो एग्जाम्पल दे दे और आप लोगों से पूछ ले बताइए भैया कौन सा आयनिक कंपाउंड है, कौन सा सहसंयोजक कंपाउंड है। तो आप लोगों को उसको ये जवाब देना है कि भाई प्लस माइनस इस पे भी आ रहा है, प्लस माइनस इस पे भी आ रहा है, लेकिन इसको आयनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। वो इसलिए क्योंकि इस NaCl का जब निर्माण हुआ था तो उनमें एक धातु थी और एक अधातु थी, और धातु अधातु मिलकर आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। जबकि HCl के अंदर क्या है? इसमें ये अधातु है और ये अधातु है, और अधातु अधातु मिलकर कौन सी यौगिकों का निर्माण करते हैं? सहसंयोजक यौगिकों का। इसलिए NaCl बच्चों आप लोगों का कौन है? आयनिक यौगिक है, और HCl बच्चों आप लोगों का सहसंयोजक यौगिक है, अर्थात कोवेलेंट कंपाउंड है। ये पूरा बेसिक आप लोगों के समझ में आ गए ना? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जब मैं आप लोगों को सहसंयोजक यौगिक पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों के लिए एक बात बताऊंगा
कि ये सहसंयोजक यौगिक अर्थात कोवेलेंट कंपाउंड भी दो प्रकार के होते हैं। एक होती है ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक और एक होते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक। ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक मतलब पोलर कोवेलेंट कंपाउंड और अध्रुवीय सहसंयोजक मतलब नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो बच्चों ये होते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड मतलब ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक, क्योंकि यहाँ पर दो ध्रुव बनने हैं, एक पॉजिटिव बनना है और एक बच्चों आप लोगों का नेगेटिव बनना है। ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि यही पूरी एक सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर करता है। आप लोगों की या जितना भी अपना सिस्टम है उसकी मेन कमी क्या होती है बच्चों, हम लोग 11 12th में केवल परसेंटेज पर फोकस करते हैं। अरे भैया बच्चों की परसेंटेज बन जाए, उनको कोई मतलब नहीं है, स्कूल फिस्कूल वाले को इससे कोई मतलब नहीं है कि बच्चे का कुछ समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कोई मतलब नहीं है। बच्चा कैसे भी करके बर परसेंटेज बना ले। अगर बच्चे को सब्जेक्ट नहीं आती है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ एक ही मतलब है कि बच्चे को कुछ आए या ना आए, परसेंटेज बना ले। यही इसी वजह से बच्चे की 11th और 12th क्या रह जाती है कमजोर। और बच्चों आप लोगों की जब तक सब्जेक्ट अच्छी नहीं होगी ना, तब तक आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि परसेंटेज के बेस पर हमारी जो इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जो आपको परसेंटेज बेस पे कोई लगाता हो। आपकी सब्जेक्ट अगर अच्छी है ना, तो आप लोगों के लिए सारी चीजें आसान हो जाती हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि अपनी सब्जेक्ट को मजबूत कीजिए। ये रट्टा आपने 11 10th 11 12th में मार लिया, रट्टा बहुत मार लिया आप लोगों ने, लेकिन अब रटने की नहीं, अब बस समझने की चीज है। क्योंकि जब भी आप लोगों को कोई कहीं पर लगाएगा ना, तो बच्चों आप लोगों की सब्जेक्ट के बेस पर लगाएगा। अगर कोई कंपटीशन क्लियर करोगे आगे चल के, सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर या कोई और कंपटीशन क्लियर करोगे, तो वहां पर भी बच्चों आप लोगों की सब्जेक्ट का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये सही मौका है आप लोगों के लिए बीएससी में कि आप लोग एक एक चीज को यहाँ से समझ कर चलिए और अपनी सब्जेक्ट को इतना मजबूत कर लीजिए कि जिंदगी में यदि कोई कंपटीशन देना पड़े या आगे आप लोगों को भी पढ़ाना पड़े, तो आप लोग अपने काम को बहुत बेहतर तरीका से कर पाओ। इसलिए अगर कोई भी आप लोगों का डाउट है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई दूंगा। क्योंकि बच्चों मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो, ठीक है ना। सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। बस मेरा कहने का मतलब तो यही है कि आप लोग जो भी चीज पढ़ रहे हो ना उसको समझ समझ के पढ़ो, ठीक है। अब पहले तो ये बात बता भैया, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ गए ना कि धातु और धातु मिलकर आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, अधातु और धातु मिलकर सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं और धातु और धातु मिलकर धात्विक यौगिकों का निर्माण करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, मेटल और नॉन मेटल मिलकर आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, नॉन मेटल और नॉन मेटल कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और मेटल मिलकर मेटेलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों को भैया साथ साथ लेकर चलूंगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी मीडियम के भी बहुत बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम के भी बहुत बच्चे हैं। और बच्चों आप लोगों को सारे नोट्स दिए जाएंगे, यहाँ पर भी लिखवाया जाएगा, कंप्लीट आप लोगों को नोट्स दिए जाएंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कंप्लीट हिंदी मीडियम के नोट्स दिए जाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट इंग्लिश मीडियम के नोट्स दिए जाएंगे। ये सारे नोट्स बच्चों जो आप लोगों को मिलेंगे वो मिलेंगे यूनिक साइंस एकेडमी जयपुर वाले ऐप पर। तो उस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेना। वहां पर बच्चों आप लोगों को कंप्लीट हिंदी मीडियम के नोट्स मिल जाएंगे और कंप्लीट इंग्लिश मीडियम के नोट्स मिल जाएंगे। आप लोग कोई भी टेंशन नहीं करते क्योंकि हम सर आपके साथ में, ठीक है बच्चों। चलो ओके, अब किसी एक कंपाउंड को ले लेते हैं NaCl कि भाई NaCl में इन पर आयन कैसे बन जाते हैं। ये तो हमने एक तरीका से रट रखा है कि भैया Na पर पॉजिटिव होता है, Cl पर नेगेटिव होता है, लेकिन Na पर पॉजिटिव क्यों आता है, Cl पर नेगेटिव क्यों आता है, इस कॉन्सेप्ट को भी मैं आप लोगों के लिए समझाता हूं और फिर बताता हूं कि ये किस तरीका से आयनों के मध्य में आकर्षण बल होता है और उस आकर्षण बल से आयनिक बंध का अर्थात आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई ना बच्चों। चलो ठीक है, देखिए बोर्ड की तरफ। तो देखो मैं आपके लिए इस NaCl को फोकस करके समझा देता हूं, ठीक है बच्चों। तो देख लो, देखो बच्चों, यहां पर भैया हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं NaCl का, ठीक है ना। अब NaCl का निर्माण किस तरीका से होता है बच्चों, ये होता है आप लोगों का सोडियम। सोडियम के वैलेंसी सेल का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है वो लिखा जाता है 281। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर अर्थात सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है
बच्चों वो कितना होता है 11। और सोडियम के वैलेंसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखो 2 8 1, 8 और 2 10 और 1 11, मतलब ये सोडियम को हो गया। अब बच्चों आप लोगों को पता है क्या सोडियम कौन होती है, एक मेटल होती है। भाई सोडियम एक धातु होती है, एक मेटल होती है। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो बच्चों कि जितनी भी मेटल हैं आप लोगों की, वो सारी की सारी मेटल आप लोगों की चार्ज पसंद करती हैं, क्योंकि मेटलों का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने का होता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम होता है। कॉमन सी बात है। यहां पर इस सोडियम के बैलेंसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। इस बैलेंसी सेल के एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम निकाल देता है। लेकिन फिर आप लोगों का मेरे से सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को क्यों निकालेगा? बेटा अगर यहां से सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, तो इसके पास में नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि नियोन एक नोबल गैस है, और जितनी भी नोबल गैस है आप लोगों की, वो सभी नोबल गैस बच्चों आप लोगों की स्टेबल होती है। क्योंकि आप लोगों ने ना अष्टक नियम मतलब ऑक्टेट रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हर एटम, हर कंपाउंड दुनिया में ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि ऑक्टेट रूल को फॉलो करके वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं, स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहते हैं। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कोई अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। हम सब स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं, तो भाई मैं भी स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाह रहा हूं। आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो, आप भी स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो, तो बेचारा सोडियम क्यों? सोडियम भी तो स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहेगा। ऐसा तो नहीं है कि तुम तो स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हो, सोडियम स्टेबिलिटी की ओर नहीं जाएगा। अरे भैया जाएगा सोडियम। ठीक है ठीक है। अरे यार ये क्यों मिट जाता बार बार में? कहाँ गया कहाँ गया? ये आ गया, ये आ गया, मिल गया मिल गया। देखो भैया, यहां से भैया क्या किया, सोडियम ने वैलेंसी सेल का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। और जैसे ही सोडियम अपने वैलेंसी सेल के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा बच्चों, इस सोडियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन के बराबर हो जाता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, क्योंकि 8 और 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास में होते हैं, नियोन के पास में होते हैं। और नियोन बच्चों आप लोगों को पता है आपकी अक्रिय गैस है, नोबल गैस है। अब देखो सोडियम ने जैसे ही अपने वैलेंसी सेल का एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये Na+ बच्चों आप लोगों का स्थायी हो गया, स्टेबल हो गया, क्योंकि इस Na+ के पास में तो इलेक्ट्रॉन विन्यास है, वो किसका आ गया, नियोन का आ गया। ठीक है, ये खुश हो गए भैया, ये Na+ खुश हो गए भैया, हम तो खूब स्थायी हो गए। चलो ठीक है। अब भैया बात करते हैं Cl की। ओके, Cl का बेटा एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक होता है, वो कितना होता है, 17 होता है। बिल्कुल सही बात है। तो भैया इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? वो भैया इस तरीका से लिखोगे 287। ये किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिया बच्चों आप लोगों ने, क्लोरीन का लिख दिया। ठीक है ना, क्लोरीन का लिख दिया। अब गौर से देखिए, क्लोरीन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। यदि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो क्लोरीन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। और टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों 18। अगर ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो यहां पर वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। और 8 और 8 16, और दो कितने हो जाएंगे, 18। अब 18 पर फिर अक्रिय गैस आ गई, आर्गन। तो क्लोरीन क्या चाहेगा कि यार मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो मैं क्या हो जाएगा, मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, वो किसका आ जाएगा, आर्गन का। और आर्गन भी अक्रिय गैस है, मतलब वो भी स्टेबल है। तो यहां से क्या करेगा, जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है, उसको भैया कौन ले लेगा, आप लोगों का क्लोरीन। और क्लोरीन लेकर क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। क्योंकि हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि केमिस्ट्री में प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी को शो करता है, और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को शो करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता भैया, और इसका हो जाएगा 288। अब सुनो, ये भी खुश आप लोगों का, ये भी खुश आप लोगों का। ये खुश क्यों है, क्योंकि इसके पास में नियोन का इलेक्ट्रॉन विन्यास आ गया। और ये खुश क्यों है, क्योंकि इसके पास में आर्गन का इलेक्ट्रॉन विन्यास आ गया। ये भी स्थायी है, ये भी स्थायी है। अब ये दोनों स्थायी एक दूसरे के पास में आकर जुड़ जाएंगे, क्योंकि बच्चों यहां पर एक आयनों के मध्य में एक आकर्षण बल जनरेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं
स्थिर विद्युत आकर्षण बल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, उस आयनों के उस आकर्षण बल की वजह से ही यहाँ पर ये दोनों यौगिक एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और उससे जिस बंध का निर्माण होगा उस बंध को हम आयनिक बंध बोलेंगे और उससे जिस कंपाउंड्स का निर्माण होगा उन कंपाउंड्स को बच्चों हम आयनिक यौगिक बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि आयनिक यौगिक क्रिस्टल संरचना के रूप में होते हैं, इसलिए बच्चों आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था के अंदर मिलते हैं। इसलिए कभी कई जगह पर आप लोगों को आयनिक यौगिक की जगह पे आयनिक ठोस भी लिखा होगा, मतलब आयनिक सॉलिड भी लिखा होगा, तो मतलब एक ही है क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादातर ठोस अवस्था में मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, इसलिए उनको आयनिक सॉलिड भी हम लोग बोल देते हैं। बात समझ में आ गई भैया? चलो ठीक है। अब ये Na+ और Cl- दोनों खुश हो गए और खुश होकर एक दूसरे से क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। ये लो भैया आप लोगों का Na+ और ये हो गया आप लोगों का Cl-, एक दूसरे के पास में आकर के बच्चों NaCl का निर्माण कर देंगे और ये NaCl बच्चों आप लोगों का क्या होता है, स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण किसके साथ हुआ है, इस स्थायी और इस स्थायी वाले के साथ। और इसमें सोडियम धातु होती है और क्लोरीन कौन होती है, अधातु। और धातु और अधातु के कॉम्बिनेशन से जिन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है बस उन्हीं कंपाउंड्स को हम बच्चों आयनिक यौगिक बोलते हैं। बात समझ में आ गई भैया? किसी भी बच्चे को यदि कोई प्रॉब्लम है तो भैया कमेंट सेक्शन में लिख देना। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मुझे आप लोगों की सब्जेक्ट इतनी शानदार करते हैं कि जब आप लोग पूरी केमिस्ट्री के सिलेबस को मेरे से पढ़ पूरे सेमेस्टर को कंप्लीट कर लोगे तो आप एक ही बात बोलोगे, सर केमिस्ट्री आपसे बेहतर हमने किसी से नहीं पढ़ी है। बस ये चीज आप लोगों से मुझे सुननी है और वो तभी पॉसिबल है जब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए दिन रात एक कर दूं और आप लोग भी मेरे लिए दिन रात एक कर दो। जितनी मेहनत हो बच्चों कीजिए क्योंकि ये बीएससी के अंदर जो आप लोगों की केमिस्ट्री दे रखी है बहुत अच्छी केमिस्ट्री दे रखी है। पहले सेमेस्टर के से लेकर के छठे सेमेस्टर तक आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री दे रखी है, बहुत शानदार केमिस्ट्री दे रखी है। आपके पूरे लाइफ में ये काम आएगी। दुनिया का कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे देना बच्चों, ये बीएससी की केमिस्ट्री आप लोगों से हमेशा हर जगह पर पूछी जाती है। ये बात आप लोग विशेषकर याद रखना। ठीक है बच्चों? चलो ठीक है। अब देखो ये तो अपना बेसिक हो गया। ठीक है भैया, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया भैया आप लोगों का बेसिक, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट है इससे रिलेटेड वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। जैसे भाई जो आयनिक यौगिक होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, जैसे कि आयनिक यौगिकों का निर्माण किससे होता है, धनायन और ऋणायन के आकर्षण बल से होता है। या ऐसे बोल सकता हूँ आयनिक यौगिकों का या आयनिक बंध का निर्माण किससे होता है, आयनों से होता है। आयनिक यौगिक किससे बनते हैं, धातु और अधातु मिलकर आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बात सही है। तीसरा जो अगला पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है वो ये है क्या, जब भी आयनिक बंध का निर्माण होता है या आयनिक यौगिक जब भी बनते हैं ना बच्चों, तो वहां पर क्या होता है, कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। कैसे? आंशिक रूप से नहीं होते, कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे होते हैं कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? ओ भैया ऐसे होते हैं कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस तरीका से होते हैं कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो वो कंप्लीट रूप से निकाला है, ऐसे कोई आंशिक फांशिक रूप से नहीं निकाला है। क्योंकि आंशिक रूप से सहसंयोजक यौगिकों में देखने को मिलता है, लेकिन सहसंयोजक यौगिक नहीं चल रहे हैं, आयनिक यौगिक चल रहे हैं, आयनिक बंध चल रहा है हम लोगों का। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो वो कंप्लीट निकाला है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो वो कंप्लीट रूप से ग्रहण किया है, कोई आंशिक रूप पार्शियल फॉर्म में नहीं किया है उन्होंने। अगर इलेक्ट्रॉन निकाला है तो कंप्लीट रूप से निकाला है और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो वो कंप्लीट रूप से ग्रहण किया है। बात समझ में आ गई ना बच्चों? चलो ठीक है। उसके बाद ये होता है कि आयनिक यौगिकों का निर्माण अभी मैंने बोला है धातु और अधातु से होता है, लेकिन धातु कौन सी? अरे भाई जो आप लोगों की आवर्त सारणी अर्थात जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें तो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें भी धातु होती है, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें भी धातु होती है, पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें भी धातु होती है और एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें भी धातु होती है। तो आपका सवाल ये हुआ क्या आप धातु धातु कर रहे हो सर, कौन सी धातु कौन सी मेटल की बात कर रहे हो? तो बच्चों मैं कर रहा हूं एस ब्लॉक के तत्वों की। एस ब्लॉक के तत्व बच्चों अधातु तत्वों के साथ मिलकर आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। कैसे? अभी मैंने आप लोगों के सामने ये एग्जांपल लिखे हैं। ये धातु कौन से ब्लॉक की है? एस ब्लॉक की। अरे भाई जो सोडियम होती है वो क्षार धातु होती है अर्थात एल्किलाइन मेटल होती है। और बच्चों ये मैग्नीशियम कौन होती है? क्षारीय मृदा धातु, एल्किलाइन अर्थ मेटल। बात समझ में आ गई ना? तो देखो क्लोरीन अधातु, 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 लेकिन सोडियम एस ब्लॉक की धातु है,
मैग्नीशियम एस ब्लॉक की धातु है, मैग्नीशियम एस ब्लॉक की धातु है और कैल्शियम भी एस ब्लॉक की धातु है, अर्थात ये भी क्षारीय मृद धातु होती है। तो एस ब्लॉक की जो धातु है, उनके साथ अधातु तत्व मिलकर आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई ना बच्चों? तो इस तरीका से आप लोग इसको याद रख लेना। ठीक है, ये सारी चीज आप लोगों की क्लियर होती है। अब बच्चों ये तो हो जाता है आप लोगों का पूरा बेसिक, ठीक है ना? आयनिक कंपाउंड्स का मैंने पूरा आप लोगों को बेसिक बता दिया, पूरी बेसिक केमिस्ट्री समझा दी कि भाई आयनिक बंध का निर्माण किससे होता है, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, इनको ठोस क्यों बोलते हैं। और एक पॉइंट जो मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से बता देता हूं, बच्चों जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, वो क्रिस्टल अवस्था में होते हैं। इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड्स की संरचना होती है वो क्रिस्टलीय संरचना होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है आयनिक कंपाउंड्स की। इस पॉइंट को बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कोई यदि आप लोगों से पूछ ले कि भाई जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कौन सी अवस्था में मिलते हैं, तो आप लोगों का जवाब होगा वो क्रिस्टल अवस्था में मिलते हैं। इसलिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी क्रिस्टलीय संरचना होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, जो कि ठोस अवस्था में मिलते हैं। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, ये तो हो जाता भैया आप लोगों का पूरा बेसिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक हो गया आप लोगों का। ये तो बच्चों मैंने आप लोगों को आयनिक यौगिकों का पूरा बेसिक बता दिया, आयनिक बंध का पूरा बेसिक बता दिया। अब अगला टॉपिक ये होगा बच्चों हम लोगों का कि भाई जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, उनमें क्या त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, उनमें क्या डिफेक्ट आ जाते हैं। तो अगला टॉपिक हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे आयनिक यौगिकों में त्रुटियां। और इसका डिस्कशन बच्चों मैं अगले लेक्चर में करूंगा, क्योंकि तो आज के लेक्चर का जो मेरा टारगेट था वो मुझे आप लोगों को इसका बेसिक समझाना था। तो ये बेसिक आप लोगों का क्लियर हो गया। अब आयनिक यौगिकों में त्रुटियां, डिफेक्ट इन आयनिक कंपाउंड्स, ये टॉपिक का डिस्कशन बच्चों मैं अगले लेक्चर में करूंगा, क्योंकि आज के लेक्चर का हमारा यही टारगेट था कि आयनिक बंध के बारे में मुझे आप लोगों को बेसिक समझाना था। तो पूरा बेसिक आप लोगों के समझ में आ गया। अब हम इसके जो अगले टॉपिक है उनका डिस्कशन आगे आने वाले लेक्चरों में मैं आप लोगों के लिए करूंगा। अब देखो बच्चों, आज की क्लास को तो मैं यहीं तक रखता हूं। अगर किसी भी बच्चे को, हिंदी मीडियम वाले बच्चे को या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में या जो भी मैंने आप लोगों को समझाया है, इस किसी भी लाइन में अगर कोई डाउट हो तो बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई दूंगा। मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों के लिए, बीएससी को बच्चों इतनी शानदार तरीका से करना कि आप लोगों की बीएससी में सब्जेक्ट बहुत अच्छी हो जाए, चाहे वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, बॉटनी हो या जूलॉजी हो। बच्चों हर सब्जेक्ट आपकी मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉलेज की जो जिंदगी है वो आपको पता केवल 5 साल की होती है। 3 बीएससी होती है और 2 आप लोगों की एमएससी होती है। उसके बाद तो फिर कंपटीशन चालू हो जाते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। भैया जो बीएससी और एमएससी में पंचवर्षीय योजना को सफल कर गए ना, उस बच्चे को कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि मैं फिर बता देता हूं, इंडिया में एक भी जॉब ऐसी नहीं है बच्चों जो परसेंटेज बेस पे होती हो। सब कुछ आपका कोई टैलेंट देखा जाएगा, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज देखी जाएगी। इसलिए जितना रट्टा मारा है वो मार लिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीएससी में क्या करते हैं, सीरीज सीरीज ले आते हैं मार्केट से, पास हो जाती है। अरे भाई ऐसे पास का क्या मतलब, आप मुझे बताइए। अगर पास भी हो गए तो उसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि आगे जाके तो आप लोगों को कंपटीशन देना है। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स हैं वो सभी यहाँ पर जो हम लोगों ने बैच स्टार्ट कर रखा है उस बैच से जुड़िए। यहाँ पर सारी जो एजुकेशन क्वालिटी है ना वो आप लोगों को बहुत बेहतर मिलेगी, और सारी सभी सब्जेक्ट चल रही है। केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैथ वाले सर मैथ को पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स वाले सर फिजिक्स को पढ़ा रहे हैं, बॉटनी जूलॉजी, मतलब इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों आप लोगों को सारी सब्जेक्ट मिलेंगी। कोई भी ऐसी सब्जेक्ट नहीं है जो आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और भैया प्ले स्टोर से जाकर यूनिक साइंस एकेडमी जयपुर नाम से ऐप है बच्चों, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। क्योंकि पूरा स्टडी मटेरियल जितनी भी हम लोगों की क्लासेज है, जितने भी नोट्स हैं हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, वो सारे बच्चों आप लोगों को ऐप पर मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं सभी बच्चे ऐप को डाउनलोड कर लेना। और भैया कोई सा भी यूनिवर्सिटी का बच्चा जुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो आप लोग बच्चों अच्छी तरीका से जानते हो कि टॉपिक डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन चीजें चेंज नहीं होती। अब आप बोलोगे सर कैसे, जैसे कि माना कि ये आयनिक बंध मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं, आयनिक बॉन्ड पढ़ा रहा हूं,
तो राजस्थान यूनिवर्सिटी या कुछ यूनिवर्सिटी की ये पहली यूनिट होगी। हो सकता है कोई एमपी, यूपी, बिहार इधर का कोई बच्चा हो, उसकी ये चौथी यूनिट हुई। क्या हो गया? यूनिट का ही तो डिफरेंट हुआ, बाकी का टॉपिक तो वो के वो ही है आप लोगों का। या हो सकता है कोटा यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए ये राजस्थान वाले की तो पहली यूनिट है। ब्रज यूनिवर्सिटी, शेखावटी यूनिवर्सिटी इनकी तो पहली यूनिट है। लेकिन हो सकता है कोई और यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, उनकी चौथी यूनिट होगी। यही तो डिफरेंस हो सकता है। बाकी के टॉपिक थोड़ा बदल जाते हैं कि भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी में इसको तो आयनिक बंद बोलेंगे और किसी और यूनिवर्सिटी में इसको कोई और बंद बोल देंगे। बात समझ में आ गई ना? इसलिए किसी भी यूनिवर्सिटी का बच्चा जुड़ सकता है, कहीं से भी। आप लोग राजस्थान के हो या राजस्थान से बाहर के हो, आप लोगों को सारे टॉपिक अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों मिल जाएंगे। आपको कोई टेंशन नहीं करनी है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सभी फ्रेंडों में शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। बंद करना और